हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीडअप। स्पीडअप में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आप लोग। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का। तो आप लोग बताइए कि अभी तक हम लोगों ने अपना वेव पढ़ लिया है, साउंड पढ़ लिया है ना दोस्तों? तो कोई प्रॉब्लम आई आप लोगों को? कुछ नहीं आई। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया, जिसने कमेंट बॉक्स में जो बताया मैंने उसका रिप्लाई किया है सभी का। और बाकी आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है इस टॉपिक के लिए, और काफी लोगों के व्यूज आए थे एंड कमेंट्स भी आए थे कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए इस टॉपिक पे। तो मैंने आपसे कल के वीडियो में प्रॉमिस भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे वेव और साउंड पे। ओके, बोला था ना दोस्तों? ठीक है, तो आज मैं आपका वो प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं। तो प्लीज आपसे मेरा एक प्रॉमिस है, आप लोग भी प्रॉमिस कीजिए हमसे कि जब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जब तक आरआरबी जेई आपका निकल नहीं जाता, तब तक आप हम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग हमारे साथ ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों? ओके, तो प्लीज इसी बात पे थम्स अप दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शुरू करते हैं अपना वीडियो, है ना? अपना लेक्चर आज से स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का सेशन किस पे है आपका? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव पे। प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव पे जो भी प्रीवियस ईयर में सवाल आए हुए हैं इस पे, उसका आज हमारा सेशन है ना दोस्तों? प्रीवियस ईयर्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव। तो टाइम लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, ध्वनि की प्रकृति होती है। ध्वनि की प्रकृति होती है। ध्वनि की प्रकृति होती है, कैसी होती है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ध्वनि की प्रकृति होती है, नंबर 1 अनुप्रस्थ, नंबर 2 अनुदैर्घ्य, नंबर 3 अनुगामी, और नंबर 4 नन ऑफ द एबव। नन ऑफ दीज है, नन ऑफ द एबव। ठीक है, अनुप्रस्थ को क्या बोलते हैं आप लोग? ट्रांसवर्स। अनुदैर्घ्य क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है? साउंड इज लाइक, साउंड की नेचुरल क्या होता है? साउंड का नेचर क्या होता है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुगामी, नन ऑफ दीज। क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। साउंड कैसे ट्रेवल करती है? लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, ठीक है, पहला सवाल हुआ आपका। अगला सवाल करते हैं। तो मैं चारों ऑप्शन ही लिखूंगा, सिर्फ आपसे सवाल लिखता रहूंगा, मैं ऑप्शन बोलता रहता हूं। ठीक है, तो कोशिश करता हूं क्योंकि इट विल टेक टाइम, काफी समय लग जाएगा हम लोग को इन चीजों को लिखने में और पढ़ने में। तो हम बोलते रहते हैं और सवाल करते रहते हैं। दूसरा सवाल है इंफ्रासोनिक वेव रेंजेस। इंफ्रासोनिक वेव रेंजेस। पहला ऑप्शन क्या? 20 हर्ट्ज से कम। दूसरा ऑप्शन 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। तीसरा ऑप्शन 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, एंड चौथा ऑप्शन है, क्या लिख लो चौथा ऑप्शन? नन ऑफ दैट। इंफ्रासोनिक को आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? इंफ्रासोनिक तरंग को क्या बोलते हैं? अपश्रव्य तरंगें। क्या बोलते हैं आप लोग? अपश्रव्य तरंगें। अपश्रव्य तरंग। तो अपश्रव्य तरंग की रेंज कहां से कहां तक होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के बीच। क्या होगा ऑप्शन? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। हम लोग क्लास में इसको पढ़ा है। क्या होती है इंफ्रासोनिक वेव्स? 20 हर्ट्ज से कम। अब मैं इसी सवाल को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज करता हूं।
ठीक है, तो ये सवाल आपका एनडीए में आया हुआ है। एक बार सवाल सिर्फ और सिर्फ इंफ्रासोनिक की जगह लिखता हूं मैं अल्ट्रासोनिक। क्या लिखता हूं दोस्तों? अल्ट्रासोनिक। तो अब आप लोग बताइए अल्ट्रासोनिक वेव की रेंज क्या होती है? अल्ट्रासोनिक वेव रेंजेस, अल्ट्रासोनिक वेव की रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा, 20 हर्ट्ज और 20 किलोहर्ट्ज बीच, नॉन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा राइट आंसर? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, मैं हर किसी का कमेंट चेक करूंगा और उसका नाम लूंगा मैं क्लास में कि किसने सही जवाब दिए हैं। ठीक है, किसने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। ये हो गया दूसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल की बात करते हैं हम लोग। तीसरा सवाल है, आप लोग लिख ले रहे हैं, लिखते रहिए आप लोग अगर लिखना चाहे तो। ठीक है, तीसरा सवाल है आपके बीच कि अल्ट्रासोनिक तरंगों को, अल्ट्रासोनिक तरंगें मनुष्य द्वारा, अल्ट्रासोनिक तरंगें यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव मनुष्य द्वारा पहला सुनी जा सकती हैं, दूसरा नहीं सुनी जा सकती हैं, तीसरा कभी कभी सुनी जा सकती हैं। कभी कभी सुनी जा सकती हैं। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द। क्या हो गया इसका सही जवाब दोस्तों? अल्ट्रासोनिक वेव मनुष्य द्वारा, बताया मैंने आपको कि अल्ट्रासोनिक वेव्स हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स को कौन सुनता है? व्हेल मछली सुनती है, आपकी वैट सुनते हैं, चमगादड़ सुनते हैं, बट दीज टाइप ऑफ वेव्स आर नॉट ऑडिबल फॉर अस, आर नॉट ऑडिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। इसका सही जवाब क्या होगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती हैं, है ना दोस्तों? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। पहला अगला सवाल है कि कीड़ों को घर से भगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? बताइए आप लोग, किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? कीड़ों को घर से भगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला इंफ्रासोनिक वेव, दूसरा है वेव को डब्बू बनाता है, ठीक है, दूसरा है आपका अल्ट्रासोनिक वेव, तीसरा है आपका साउंड वेव और चौथा है आपका नन ऑफ द एबव। ये भी सवाल आया हुआ है एक बार, ये आरआरबी में आया हुआ है एक बार सवाल। ठीक है, तो कीड़ों को घर से भगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? किन तरंगों का? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। ओके, कोई दिक्कत नहीं? चलिए अगला सवाल करें। ठीक है, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका और क्या आंसर, विद आंसर। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? सोना है भाई, पहला ऑप्शन इसका साउंड नेविगेशन एंड राउंडिंग, दूसरा है साउंड नेचर एंड रेंजिंग, तीसरा ऑप्शन है इसका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव।
कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों? सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, या मैंने सही जवाब बोल दिया वैसे, क्या होगा इसका सही जवाब? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, आपको पता है ये कौन यूज करता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को यूज किया जाता है आपका जो सबमरीन होते हैं उनमें यूज किया जाता है साउंड, इसको सोनार को। ओके, ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपका, मैक नंबर इज यूज्ड इन, मैक नंबर इज यूज्ड इन, पहला ऑप्शन है ध्वनि में, दूसरा वायुयान में या वायुयान के लिए, तीसरा ऑप्शन है आपका संचार के लिए, संचार में, संचार के लिए, ठीक है ओके। चौथा ऑप्शन है आपका कि कम्युनिकेशन के लिए, मतलब क्या लिख दूं मैं, ध्वनि के लिए हो गया या युद्ध क्षेत्र में। अब ये बताइए, मैक नंबर इज यूज्ड इन, ध्वनि में, वायुयान में, संचार में, युद्ध क्षेत्र में, कहां यूज होता है ध्वनि नंबर का यूज? ध्वनि, मैक नंबर इज यूज्ड इन वायुयान, मैक नंबर कहां यूज होता है आपका? वायुयान में। अच्छा, मैक नंबर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना? चलिए मैक नंबर, चलो इसी के साथ में बता देता हूं कि मैक नंबर क्या होता है। मैक नंबर होता है आपका, मैक नंबर होता है आपका, जैसे मैक नंबर होता है ना कि जब आपने देखा होगा कि फाइटर जेट होते हैं, फाइटर जेट होते हैं इतनी तेजी के साथ जाते हैं, इतनी तेजी के साथ जाते हैं कि तेजी से जाने के बाद क्या होता है कि उनकी आवाज हमें बाद में सुनाई देती है और वो पहले निकल जाते हैं, ऐसा होता है ना? ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, दे आर ट्रैवलिंग विद मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड से ज्यादा से ट्रेवल कर रहे होते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं किसका? मैक नंबर का। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा क्या कहते हैं, हाँ फाइटर जेट हो गया आपका, और कुछ जगह ऐसा हो गया कि जैसे बंदूक से निकली हुई गोली हो गई, उसका प्रभाव हमें बाद में सुनाई पड़ता है, तो वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है ना? तो मैक नंबर का यूज कहां होता है आपका? मैक नंबर यूज होता है आपका वायुयान में। ठीक है, मैक नंबर इज यूज्ड इन वायुयान। तो मैक नंबर आप बताओगे कि कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग पहले कि मैक नंबर क्या होता है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैक नंबर हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैक नंबर। थोड़ा सा इंक प्रॉब्लम थी, है ना, इंक खत्म हो गई थी। तो मैक नंबर क्या होता है आपका? वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, ये भी एक बार पूछा गया भाई साहब कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है? मैक नंबर। तो मैक नंबर कहां होता है आपका? वायुयान में। ठीक है, ये भी आया हुआ आपका यूपीटर प्लस में आया है कि एसएससी में आया, आई डोंट नो एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आया हुआ है इस बार सवाल। ठीक है, तो इसके बारे में मैक नंबर पढ़े तो कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम लोग मैक नंबर के बारे में, कि मैक नंबर को हम लोग किससे नोट कर रहे हैं? एम से। जब एम की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है, जब एम की वैल्यू 1 से छोटी है तो उसे कहते हैं हम लोग सबसोनिक। क्या बोलते हैं? सबसोनिक। अगर यहीं पे मैक नंबर की वैल्यू एम से बराबर है तो उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसोनिक। क्या बोलते हैं? ट्रांसोनिक। अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक। और अगर आपकी मैक नंबर की वैल्यू 5 से बड़ी है, मैक नंबर की वैल्यू किससे बड़ी है? 5 से बड़ी है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपरसोनिक। ठीक है, क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक।
तो ये आपका क्या हुआ, मैक नंबर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे। एक तो आपका फाइटर जेट हुआ। फाइटर जेट में क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे होता है, देखो मैं बताता हूं। जैसे फाइटर जेट जा रहा है ना, तो फाइटर जेट जा रहा है तो वहां पे वो अपना ऐसा कुछ एरिया बनाते हैं। जैसे आपका सपोज फाइटर जेट जा रहा है ना, आपका फाइटर जेट जा रहा है और आप यहां खड़े हुए हो, आपका अपना वही कौन खड़ा है, आप नहीं खड़े हो, चुन्नू खड़ा है अपना फेवरेट। ठीक है, चुन्नू खड़ा है। तो जब फाइटर जेट यहां पहुंच जाता है ना, तब हमको साउंड सुनाई पड़ता है उसके बाद में। ठीक है, इसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो उतना हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। सिर्फ इतना जान लीजिए कि जब ऐसे फाइटर जेट निकल जाता है ना, उसके बाद हमें साउंड सुनाई पड़ता है। दूसरा एक देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोग बंदूक चलाते हो ना, बंदूक चला रहे हो तो आप लोग, तो बंदूक से जब गोली निकलती है, ठीक है, गोली निकलती है जब, तो उसका साउंड हमें बाद में सुनाई पड़ता है, उसके धुआं निकलने से पहले। तो इसमें धुआं निकल जाता है ना इसका, और धुआं निकल जाता है तो ये पहले निकल जाता है, इसका धुआं पहले दिखाई देता है, इसकी आवाज बाद में आती है। दूसरा एग्जांपल। तीसरा क्या होता है, जैसे आप लोग जब कभी बारिश होती है ना, तो बिजली कड़कती है जब, है ना, तो बिजली कड़कती है जब, तो क्या होता है, बिजली कड़कती है जब, बिजली कड़कने की आवाज बाद में आती है, लेकिन बिजली कड़कनी हमें पहले दिखाई दे जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज्यादा होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज्यादा होती है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है, 3 × 10⁸। और वेलोसिटी ऑफ साउंड की एयर में कितनी होती है, 330 या 333, जितनी मांगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, 330। ठीक है, कितनी बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो आप लोगों को मैक नंबर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है ना। ठीक है, लेकिन हम लोग फिर अगला ऑब्जेक्टिव करते हैं। मैं साइड से आता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला सवाल करें। ओके, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, चलिए मैं अब आपको बोल के सवाल कर रहा हूं। ठीक है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्यों। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्यों उड़ सकती है, बताइए आप लोग, क्यों। अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, उसकी आंखों का प्यूपल बहुत बड़ा होता है। तो तीसरा ऑप्शन, वे अति तीव्र ध्वनि तरंग उत्पन्न करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। चौथा, कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता चुका हूं कि चमगादड़ क्या होता है। चमगादड़ भी आपकी वो तीव्र ध्वनि तरंग उत्पन्न कर सकती हैं जिसका वो खुद से नियंत्रण कर सकती हैं। इसलिए चमगादड़ खुद ही अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से वो डिटेक्ट करता है कि उसके आगे क्या है या क्या उसके, वो उसी से अपना नियंत्रण करता है, उसी से देखता है, उसी से चलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल, क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कुछ लोग इस पे आर्ग्यू कर रहे सर 332 है, 340 है, 333 है, 330 है, डजंट मैटर है। ठीक है, वो थोड़ा टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करता है, कुछ लोगों ने कुछ माना होता है, कुछ लोगों ने कुछ माना होता है। तो आप लोग इससे बिल्कुल चिंतित मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी मत देखिए कि क्या है। जो आपको ऑप्शन में लगभग उसके नियर अबाउट दिखे वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए, इफ प्रेशर इज इंक्रीज टू डबल टाइम, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, यानी क्या कर दिया जाए, दाब को बढ़ाकर डबल कर दिया जाए, देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या होगी। तो उसका ये आरआरबी एएसएम में आया हुआ सवाल, आरआरबी
ASM 2004 में आया हुआ सवाल ये, ठीक है। पहला ऑप्शन में लिख रहा हूं 664, दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूं मैं 332, तीसरा ऑप्शन है आपका 166, चौथा ऑप्शन है आपका 100। यूनिट सबकी एक ही है, मीटर पर सेकेंड। क्या होगा बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज, प्लीज कमेंट में बताइए क्या होगा। 664 होगा कि 332 होगा कि 166 होगा कि 100 होगा, बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की हम लोग देखते हैं, अगर आपका प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, अगर प्रेशर आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या रहती है? कांस्टेंट। कभी मत भूलना इस चीज को, गलती कराओगे तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या रहेगी? कांस्टेंट। चाहे प्रेशर को 2 टाइम कर दिया जाए, चाहे 3 टाइम कर दिया जाए, प्रेशर को हाफ कर दिया जाए, चाहे 1/4 कर दिया जाए, there will be no effect of velocity of sound in air. That means velocity of sound will be constant and its value 332 meter per second and it is a fixed quantity. It will always remain same. Okay, got it? So now I am doing the option is B. करेक्ट है? ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम लोग। ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, ध्वनि सबसे तेज यात्रा भी करती है, बिल्कुल सही बात है। कहां करती है ध्वनि? ऑप्शन बताइए आप लोग जल्दी से, ऑब्जेक्ट और कमेंट में। ध्वनि तेज यात्रा करती है, कहां करती है भाई? ठोस में, सॉलिड, बी लिक्विड में यानी कि द्रव, सी गैस में, या डी सब में बराबर, सब में बराबर। ठीक है, ध्वनि तेज यात्रा करती है। तो बताइए, ये सवाल आया हुआ है आपका एसएससी 2013 में, एसएससी 2013 में आया हुआ ये सवाल। ठीक है, ध्वनि यात्रा करती है, कहां पे यात्रा कर सकती है ध्वनि? बताइए, आपको बताया नहीं था मैंने कि जिसकी घनत्व ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो ध्वनि सबसे तेज यात्रा कहां करेगी? सॉलिड्स में। किस में करेगी? सॉलिड्स में। बात सही है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग। इसीलिए ध्वनि के बारे में कथन सत्य है, ध्वनि के बारे में कथन सत्य है, ध्वनि के बारे में कथन सत्य है। पहला कथन है, दूसरा कथन है, तीसरा कथन है, फिर चौथा में लिख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ, ध्वनि के बारे में क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये एफ से सॉलिड है, एफ से सॉलिड, एल से लिक्विड एंड जी से गैस। एफ से सॉलिड है, एल से लिक्विड है, अब बताइए कौन सा सवाल ऑब्जेक्टिव सही होगा कि ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में तेज होगी? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, फिर लिक्विड सॉलिड गैस, गैस लिक्विड सॉलिड, या सब में बराबर होती है। बता चुका हूं मैं आपको, पढ़ा चुका हूं मैं आपको किस में होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, किसकी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। जैसे जैसे डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसी हिसाब से वेलोसिटी ऑफ साउंड उसकी ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, साफ कर देते हैं इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है कि वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, तापमान के घटने से घटता है, तापमान का कोई प्रभाव नहीं रहता, एंड तापमान के घटने से घटता है। क्या होता है कि ध्वनि का वेग
वायु में, ध्वनि का वेग वायु में क्या होता है मैंने बताया था आपको, वेलोसिटी इक्वल टू बताया था आपको गामा आरटी अपॉन एम, पता था। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी, यदि टेम्परेचर घटेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड घटेगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव को, काफी हिंदी लिखनी पड़ जाएगी मुझको। ठीक है, तो रब करते हैं इसको, मैं अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल है आपका, मैक नंबर इज यूज्ड इन, बता चुका हूं मैं कहां यूज होता है, वायुयान में। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन में, डेसी में, डेसिबल में या डेसिमल में। तो ध्वनि किस में नापी जाती है दोस्तों? ध्वनि किस में नापी जाती है? डेसिबल में। साउंड मेजर्ड इन, साउंड इज मेजर्ड इन किसमें? डेसिबल में। किसमें नापी जाती है? डेसिबल में। सवाल दोस्तों यूपी टेट में आया हुआ है, एक बार यूपी टेट में आया हुआ है। ठीक है, या तो कोई परेशानी किसी को? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? आपको मैंने बताया ना, इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपका 20 से 30 से 40 लिख देता हूं। सामान्यतः बातचीत में ध्वनि की तीव्रता, सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्टिव, वो जो सब्जेक्टिव है वो तो ऑब्जेक्टिव चीजें हैं, उन लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है। क्या क्या है इसमें? 20 to 30 dB, 30 to 40 dB, 50 to 60 dB and 90 to 100 dB। ठीक है, तो मैंने आपको, ठीक है, तो देख रहे थे हम लोग कि साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता क्या होती है ना। तो अब मैंने आपको बताया था कि पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस की कितना होता है? पिन ड्रॉप साइलेंस मैंने क्या बताया था आपको? पिन ड्रॉप साइलेंस के लिए कितना होता है? 0 डेसिबल। ठीक है, और जब हम लोग ब्रीथ लेते हैं तो ब्रीथ लेते टाइम कितनी होती है? ब्रीथ लेते टाइम 10 डेसिबल। तो एक चीज तो कंफर्म है कि 20 to 30 डेसिबल आपका ऑप्शन नहीं होगा। ये सब नॉइस कैटेगरी में आ जाता है। 90 to 100 डेसिबल नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 30 to 40 डेसिबल। क्योंकि जो हम लोग नॉर्मल विस्पर करते हैं, जो हम लोग नॉर्मल धीरे धीरे बात करते हैं, वो आता है 20 to 30 में, और जो हम लोग बातचीत करते हैं वो आता है 30 to 40 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल मैं बोलता हूं आप लोगों को। ठीक है, अगला सवाल है, किसी ध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंग्लिश में बोल रहा हूं। टू लिसन इको, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स? बताया था आप लोगों को मैंने इको के लिए, है ना। इको के लिए मैंने क्या बताया था आपको? ऑब्जर्वर और इको के बीच में, ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है समटाइम्स, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गलत सवाल, गलत आंसर को टिक कर देते हैं। तो क्या सवाल है कि ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में डिस्टेंस के बीच कितने समय का अंतराल होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 1/10 सेकंड के बराबर, दूसरा है आपका 1/10 सेकंड से कम, एंड तीसरा है आपका 1/10 सेकंड से अधिक, एंड चौथा है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, 1/10 सेकंड के बराबर टिक कर देते हैं, बट ये आपका बिल्कुल गलत जवाब है। मैंने बताया था कि देयर शुड बी अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर एंड द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्स्टेकल टू द सोर्स, दैट इज अ ग्रेटर देन 0.1 second. It should not be less than or equal to 0.1 second. It is always greater than 0.1 second. तो सही जवाब क्या होगा आपका? 0.1 सेकंड से ज्यादा। क्या होगा?
0.1 सेकंड से ज्यादा। और ये सवाल आपका एक बार पूछा गया है। कब पूछा गया ये सवाल आपका? ये पूछा गया आपका एसएससी 2005 में, एसएससी 2005 में। तो इसमें एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग कि इको को सुनने के लिए सोर्स और ऑब्जर्व के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। अभी हमने क्या किया, कितना टाइम होना चाहिए, अब देखेंगे हम लोग कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका 224 फीट, 224 फीट। दूसरा है आपका 56 फीट। तीसरा है आपका 28 फीट एंड चौथा है आपका 100 फीट। ठीक है, तो आपको पता है कि कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 17 मीटर की डिस्टेंस। कितनी? 17 मीटर की। तो आपको लमसम पता है कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 3 फुट के समथिंग, है ना। तो 3 फुट के समथिंग होते हैं, तो 17 या 51 और 17 3 51। तो एक बात तो सही है कि 50-51 सेकंड के आसपास इसका आंसर होगा। तो देखो 50-51 सेकंड के पास इसका आंसर एक ही है, कितना है, 56 फीट। तो इसका आंसर क्या होगा, 56 फीट। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सवाल आया हुआ है आरआरबी टीए 2001 में, आरआरबी टीए 2001 में। ओके, लिख लिया आपने। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। चलिए मैं इसको पढ़ ही देता हूं, बहुत ही सिंपल सवाल है, काफी हम लोग कर चुके हैं। सोनार सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है, सोनार सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार की फुल फॉर्म बताया आपको, क्या होती है सोनार की फुल फॉर्म बताइए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इस पर भी सवाल आ चुका है। तो सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है कहां पे, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, पहला ऑप्शन। दूसरा डॉक्टरों द्वारा, तीसरा इंजीनियरों द्वारा, चौथा नौ संचालकों द्वारा। आई एम ऑल्सो रिपीटिंग अगेन कि सोनार इज यूज्ड, फर्स्ट वन इज by astronaut, second by doctors, third by engineers, fourth by navy. And what should be the correct answer? That is, it is used by the navy. Okay, नौ संचालक जो होते हैं वो लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता है कि सबमरीन में यूज होता है सोनार का। कैसे करते हैं वो लोग, डिटेक्ट करते हैं चीजों को, या जो ऑब्स्टेकल उनके आसपास रहता है उससे वो लोग प्रयोग करते हैं सोनार का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हाँ जी, क्या बताऊं आपको, काफी सारे सवाल हैं। देखो 20 डिग्री के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? 20 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम की ध्वनि अधिकतम होती है? मतलब एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेलोसिटी ऑफ साउंड किसकी जाना, वेलोसिटी ऑफ साउंड अधिकतम होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड अधिकतम होती है। तो ये सवाल हम लोग अपने थ्योरी में भी कर चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड 20 डिग्री पे किसकी ज्यादा होती है। पहला ऑप्शन है आपका जल, दूसरा है आपका ग्रेफाइट, तीसरा है आपका हवा और चौथा है आपका लोहा। ठीक है, तो क्या राइट आंसर है इसका? जी हाँ, जी बिल्कुल सही। आप तो कमेंट बॉक्स में ही बताएं, जी बिल्कुल सही है आपका जवाब। क्या है इसका जवाब? लोहा। तो लोहे का एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेलोसिटी सबसे अधिक होती है इन ऑप्शंस पे, वैसे नहीं, सिर्फ इन ऑप्शंस की बात की जाए तो। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, देखिए फिर से मैं पढ़ देता हूं, बहुत ही सिंपल सवाल है। ध्वनि की तीव्रता वो मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता हम लोग किससे नापते हैं? डेसिबल से, अर्ग से, फैथम से एंड नन ऑफ दीस। तो डेसिबल से नापते हैं, वही सिंपल सा सवाल है। टू मेजर साउंड किससे नापते हैं हम लोग? डेसिबल से। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपका। अगले सवाल की तरफ आते हैं। देखिए एक सवाल है आपका, एक्रोस्टिक जैसे बोलते हैं ना कि साउंड है,
तो साउंड, स्टडी ऑफ साउंड किस विज्ञान की शाखा के अंदर आता है? स्टडी ऑफ साउंड विज्ञान की वह शाखा है, इसको बोलते हैं एकॉस्टिक। क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक, ACOU, acoustic. The branch of science in which we study about sound is known as acoustic. ठीक है, ये सवाल आपका SSC में आया हुआ है, SSC में भी आया हुआ है, और एक बार SSC में और एक बार RRB TA 2009 में आया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक आपको जो मैंने अभी मैक नंबर के बारे में बताया हो, तो मैक नंबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैक नंबर का सवाल है, ठीक है। मैक नंबर पढ़ा है आपने अभी? ठीक है, तो मैक नंबर के बारे में सवाल है कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। दैट्स मीन a jet is traveling with a velocity of 2 Mach in air। जब ध्वनि का वेग 325 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? That's mean when the velocity of sound is 332 मीटर पर सेकंड, then what is the velocity of jet? Okay, तो क्या है? Jet is traveling with 2 Mach। तो Mach नंबर कितना है? 2। Jet is traveling with 2 Mach number and the velocity of sound in air is 332 meter per second, then what is the velocity of jet in air? तो velocity of jet पता करनी है तुम्हें, ठीक है, यही तो पता करना है। अभी मैंने आपको बताया है कि मैक नंबर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। यही तो पढ़ा आप लोगों ने भी, नहीं बताइए? अभी आपने पढ़ा था कि मैक नंबर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और इसकी भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो मैक नंबर आपका कैसा है? डायमेंशनलेस नंबर। कैसा है? डायमेंशनलेस नंबर है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो अगर कभी पूछ ले जैसे डायमेंशनलेस नंबर मैक नंबर है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, मैक नंबर आपका डायमेंशनलेस नंबर है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। बात करते हैं सवाल की। मैक नंबर कितना दिया है आपका? 2। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वेलोसिटी ऑफ जेट पूछी है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी दी है? 332। तो वेलोसिटी ऑफ जेट कितनी हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करनी है ना। तो 2 दूनी 4, 3 टू द 6, 3 टू द 6 यानी कि 664 मीटर पर सेकंड। तो हो सकता है CBT 1 में नहीं तो CBT 2 में आपको न्यूमेरिकल के सवाल पूछ रहा है, क्योंकि आपको वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर दिया गया है। ठीक है, ये सवाल आपका NDA में आया हुआ है, NDA 2011 में, NDA 2011 में सवाल ये आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। पूछ रहा है कि कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? यानी कि विच ऑफ द वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं उसने। पहला कि कौन सी तरंगें आपकी निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? पहला दिया है हीट, दूसरा दिया है आपका लाइट, तीसरा दिया है आपका साउंड, एंड चौथा दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब देखो, रही बात वैक्यूम की, स्पेस है हमारी अर्थ के ऊपर, तो स्पेस ही, वहां पे कोई वैक्यूम, वहां पे सारा वैक्यूम है, कोई आपका एयर नहीं है। तो एक तो बात कंफर्म होगी कि लाइट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम। ओके, तो ये तो नहीं होगा। सही बात करते हैं हीट की, तो आपको पता है कि हीट की बात की जाए तो वैक्यूम में हीट किससे ट्रांसफर होती है? रेडिएशन के थ्रू, क्योंकि सूरज से लाइट आ रही है पृथ्वी पे, तो वहां भी वैक्यूम है कि नहीं है बीच रास्ते में? तो किससे आ रही है हमारी? रेडिएशन के थ्रू, यानी कि ये भी नहीं है, बिकॉज हीट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट,
भाई साहब आपकी स्पेस सेंटर बनी हुई है सारी की सारी ऊपर, आपकी रेडियो तरंगें आती हैं आप तक, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, तो इंटरनेट किसके माध्यम से चल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के माध्यम से। तो दे कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम, बिल्कुल सही बात। तो सही ऑप्शन क्या होगा? साउंड, बिकॉज साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, दे नीड अ मीडियम। मैंने आपको बताया था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वह माध्यम ठोस, द्रव और गैस तीनों में से कोई हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, साउंड कैन ट्रेवल in a medium which can be solid, liquid and gas, but it cannot travel in vacuum. Okay, for example, I have already told to you that our astronauts cannot talk to each other in space. Why? Because that's the reason the sound cannot travel in vacuum, and the reason they talk to each other, that there is a special type of helmet which they cover and a special gas inserted in their helmet, and a radio instrument is installed in their helmet. Through the radio instrument they talk to each other. इतनी बात समझ में आई? तो आज के लिए शायद काफी सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, काफी सारे ऑब्जेक्टिव हो गए आपके, काफी बता दिया मैंने, तो पढ़ते रहिए आप लोग, इतना आज के लिए काफी है। ठीक है, तो हम लोग आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, आपको आज के सवाल कैसे लगे हैं। ठीक है, बिल्कुल बताइए। और प्लीज सिविल और इलेक्ट्रिकल की क्लास एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की क्लास आप लोगों की जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। सिविल इलेक्ट्रिकल क्लास चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और रही बात आपकी जनरल साइंस में फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स के बाद हम लोग और टॉपिक कंसीडर करेंगे, पहले फिजिक्स के कुछ टॉपिक खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग केमिस्ट्री एंड बायो पे आते हैं। ओके, और मैथ्स की क्लास चल रही है आपकी, ऑलरेडी रीजनिंग की क्लास चल रही है आपकी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग हमारे साथ बने रहिए, यूं ही हमको जितना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं प्लीज ऐसे ही देते रहिए। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ओके, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।